Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope all of you will be fine. This is me Muhammad Waleed Anjam. Student, in the last lecture we have discussed in detail about the electric flux. The topic for today's discussion is electric flux through a closed surface. हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस और उसके अंदर कोई अगर चार्ज है तो हम उसका फ्लक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, टॉपिक का नाम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज, यानी कि एक ऐसी सरफेस है जिसके अंदर कोई एक चार्ज मौजूद है और उस चार्ज की वजह से उस सरफेस में से आपने क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को ये बात पता थी कि जो एक चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर का अगर हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या थी, और अगर नेगेटिव नेचर का हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेचर क्या थी। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फेयर है और उस स्फेयर के सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। उस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। उन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई लाइंस का उस फ्लक्स, उस स्फेयर में से कितनी तादाद है वो उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। स्टूडेंट, हम अगर इसकी डायग्राम देखें सपोज करें हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फेयर है और इस स्फेयर के सेंटर में हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा जो कि पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, हम उसे कोई भी नाम देते हैं Q। अब चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनकी क्या डायरेक्शन है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। अगर हम उसके सेंटर से भी लें तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज की जो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं आप लोग, इस सिचुएशन हमारे सामने है। लाइंस तो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। 3 डायमेंशनल व्यू में अगर हम इसे देखें तो हर डायरेक्शन में से जो आउटवर्ड लाइंस हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो हमें दिखाई देंगी। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि अगर इस स्फेयर में से इस चार्ज Q की वजह से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं तो वो इसका फ्लक्स कहलाएगा। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टॉपिक ही है। फ्लक्स हम लास्ट टॉपिक के अंदर जो डिस्कस कर चुके हैं, फ्लक्स को अगर हम देखें तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, E डॉट A। और अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो दिस रिलेशनशिप इज ट्रू ओनली फॉर द फ्लैट सरफेसेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फ्लैट सरफेस का। फ्लैट सरफेस के लिए ये रिलेशनशिप हमारे लिए एप्लीकेबल है। किस तरह से एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर था ये हम किसी भी गिवन सरफेस एरिया का खुद से फाइंड आउट करते थे। किस तरह से फाइंड आउट करते थे, हम उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे और उस नॉर्मल की जो डायरेक्शन होती थी हम कहते थे वो उस सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया की रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए अगर ये कह दूं, मैं अगर लिख भी देता हूं कि वेक्टर एरिया उसकी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मैंने आपको लिखवाई भी थी। उसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर एरिया है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर एरिया ही के इक्वल है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस है। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि हमारे पास सपोज करें कि ये कोई भी एक कर्व्ड सरफेस है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस है, ताकि आप लोगों को फ्लैट सरफेस का आइडिया क्लियर करवा सकूं। और इसका ये एक एंड जो है ये एक फ्लैट एंड है
अब स्टूडेंट अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक एरिया है तो डेफिनेट बात है वो एक स्केलर एरिया होगा, और इस स्केलर एरिया को अगर देखें तो ये उसका कर्व्ड एंड है। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये उसका क्या है, कर्व्ड एंड है, और ये इसका क्या है, फ्लैट एंड है। स्टूडेंट अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस कर्व्ड एंड पर अगर हमने इस एरिया को देखें और हमने इसका वेक्टर एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं जो समझ आती है उसके अकॉर्डिंगली हम ये करेंगे कि इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो वो नॉर्मल इस तरह से होगा और उसकी डायरेक्शन ये बना देता हूँ। फिर अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। फिर अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करता हूँ तो ये। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताएं कि क्या हर पॉइंट पर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उसकी डायरेक्शन सेम है? नहीं सेम। तो इट्स मीन कि हम इस कर्व्ड एंड का फ्लैट सरफेस से कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? क्योंकि इस पर हर एक नॉर्मल की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जबकि इसके बरक्स देखें, अगर हम इस फ्लैट एंड की बात करें तो चाहे आप इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें या इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें या इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें, आप लोग देख सकते हैं कि हर एक की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मतलब जब फ्लैट एंड होता है तो हम किसी भी जगह पर अगर उसका नॉर्मल ड्रॉ करें उस फ्लैट एंड पर उस सरफेस एरिया के, तो वो उसके वेक्टर एरिया की रिप्रेजेंटेशन कर देगा। तो इसलिए इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एग्जिस्ट करता है, फ्लैट सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास कोई सरफेस कर्व्ड है तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वेक्टर एरिया के क्रॉसपॉन्डिंग मैं आप लोगों को ये बात बता चुका कि ये वेक्टर एरिया जो मैंने यहाँ पर लिखा ये बेसिकली उस पर नॉर्मल है डायरेक्शन पे सरफेस एरिया। यहाँ से मेरे ख्याल से आपको फ्लैट एंड की जो है वो बात समझ आ चुकी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं कि हमारे पास इस अगर डायग्राम को देखें तो सफ़ेयर के अंदर एक चार्ज जो सेंटर पर है Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे अमर्ज आउट हो रही हैं। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा उस सफ़ेयर का। अच्छा, उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस रिलेशनशिप का सहारा लेना पड़ेगा जो कि E डॉट ए है। इस रिलेशनशिप के लिए ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। बट अगर इसको देखें हमारे पास जो सफ़ेयर है वो तो कर्व्ड सरफेस है, हर जगह को अगर हम देखें तो वो हमारे पास फ्लैट एंड नहीं है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर ये है कि हम कर्व्ड सरफेसेस को सेगमेंटाइज कर लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और जितने ज़्यादा हिस्से करते जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे पास हर एक सेगमेंट जो होगा वो एक फ्लैट एंड नज़र आएगा। जैसे कि हम अगर इसको कर लें, हम ये कहते हैं टू कन्वर्ट a curved surface into flat surface, we divide it into small elements या segments, आप कुछ भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स या सेगमेंट्स। जब हम इसे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा फ़ायदा, लेट्स से हम यहाँ पर देख लेते हैं इस डायग्राम में। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ कि सपोज हमने इतने से पोर्शन को, ये देखिएगा, ये एक सेगमेंट बनाया, ये आपके सामने। अगर आप इस सेगमेंट को देखें तो जो इसका स्केलर एरिया है अब वो एक फ्लैट एंड है, और उस फ्लैट सरफेस का बासानी हम लोग उस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें उसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस फ्लैट एंड का जो एरिया है वो है डेल्टा A1, डेल्टा A1, डेल्टा स्टैंड्स फॉर द स्मॉल, और A1 के इस पूरे सफ़ेयर का ये फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट सेगमेंट है,
इसी तरह से अगर आप इसका नेक्स्ट सेगमेंट बनाएं तो आप उसे नाम दे सकते हैं डेल्टा A2। इसी तरह से अगर नेक्स्ट बनाएं तो आप उसे नाम दे सकते हैं डेल्टा A3। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट बनाएं तो आप उसे नाम दे सकते हैं डेल्टा A4। यानी कि हम पूरे स्फीयर को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक का जो सेगमेंट का एरिया है वो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा, और इस एंड पर मैं अगर कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी वो E1 है, अगले सेगमेंट पर E2 है, उससे अगले सेगमेंट पर E3 है। द स्फीयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखने लगा हूं मैं, द स्फीयर हैज बीन डिवाइडेड into small segments of area delta A1, delta A2, delta A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। आप उसे जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे लास्ट n की वो वैल्यू होगी। And intensities of the field of electric field at each segment is E1, E2, E3 अप टू सो ऑन EN। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और इससे हमें यह फायदा होगा कि हम स्फीयर को जो कि कर्व्ड सरफेस को फ्लैट एंड में कन्वर्ट कर चुके हैं। आपके सामने ही है सिचुएशन, मतलब आप इसके जितने भी सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, हम किसी एक सेगमेंट का, जैसे आपकी बुक पे भी एक सेगमेंट का बताया गया है, तो लिहाजा मैं भी उसी लिहाज से इसको एक सेगमेंट में पहले सेगमेंट का देख लेता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर पहले सेगमेंट को देखूं तो उसका जो स्केलर एरिया है या जो सरफेस एरिया है वो डेल्टा A1 था, और अगर आप उसका, अगर हम इसको इस तरह से फील्ड कर दें ताकि आसानी से समझ आ सके, सपोज ये डेल्टा A1 था, और अगर हम इसका, ये देख लें, अब आपके सामने ये क्लियर होगी ये बात, अगर हम इसका क्या करें, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, चाहे वो जहाँ मर्जी करें, यहाँ करें, यहाँ करें, जिस मर्जी पॉइंट पर करें, मैं अपनी आसानी के लिए उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक नॉर्मल था उस सरफेस एरिया पर, और मैं अब उसको लिखूंगा डेल्टा A1 और ये वेक्टर। क्यों? क्योंकि अब ये इसका वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि उसमें हमने इसकी डायरेक्शन को भी साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट आप इस इतने से सेगमेंट का, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअली हर सेगमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। स्टूडेंट्स लेट्स से मैं ये देखता हूं कि फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट, कि जो मेरा पहला सेगमेंट है उसका क्या फ्लक्स है। देखिए बेटा, फर्स्ट सेगमेंट जो है, अगर मैं नाम फर्स्ट ले रहा हूं तो आप उसे phi1 लिखेंगे, E1 लिखेंगे, डॉट डेल्टा A1 लिखेंगे, वेक्टर साइंस। अब स्टूडेंट अगर आप देखें इस रिलेशनशिप को, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है या इसे स्केलर प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, E1 डेल्टा A1 और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को देखें, E1 वेक्टर जो है और डेल्टा A1 जो है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि जो E1 है दैट इज पैरेलल विद डेल्टा A1, और अगर ये पैरेलल हैं तो हम ये कहेंगे इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम ये कहेंगे कि इनके दरमियान जो थीटा एंगल है, थीटा, दैट विल बी 0 डिग्रीज। और अगर वो 0 डिग्रीज है तो हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा पहले सेगमेंट का phi1 दैट इज इक्वल्स टू E1 डेल्टा A1 इंटू कोसाइन, और थीटा की जगह पर 0 पुट कर दें। अब स्टूडेंट हमें ये बात पता है कि जो cos 0 होता है दैट इज इक्वल्स टू 1,
तो हम इस जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, E1 डेल्टा A1, और cos 0 की जगह पर अगर हम 1 लिखें तो वो 1 मल्टीप्लाई होके रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, E1 डेल्टा A1। ये हमारे पास पहले सेगमेंट का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अब हमारे पास पहले सेगमेंट का अगर फ्लक्स आ चुका है तो इसी को देखते हुए हम दूसरे सेगमेंट का, इसी को देखते हुए तीसरे सेगमेंट का, इसी को देखते हुए nth सेगमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं यहां पर ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। 2-3 हम एलिमेंट्स का या सेगमेंट्स का लिख लेते हैं। फ्लक्स ऑफ सेकेंड सेगमेंट, अगेन वही हमारे पास सिचुएशन आएगी। सेकेंड सेगमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, phi2 इक्वल्स टू E2 डॉट डेल्टा A2 इक्वल्स टू E2 डेल्टा A2 कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। और अगेन हम देखेंगे तो उस सेगमेंट पर भी E और डेल्टा A दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। अगेन cos थीटा की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 0 E2 डेल्टा A2 और cos 0, और cos 0 हमें पता है, हम पढ़ कर आए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारे पास सेकंड सेगमेंट का भी जो फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, E2 डेल्टा A2। अब इसी को देखते हुए अगर हम थर्ड सेगमेंट का फ्लक्स निकालें तो वो क्या आ जाएगा, E3 डेल्टा A3। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट का जो फ्लक्स है वो क्या होगा, बिल्कुल उसी को देखते हुए हम उसको डायरेक्ट भी अब लिख सकते हैं क्योंकि हम 2 एरियाज के लिए तो उसे कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट ही उसका अगर रिजल्ट लिखूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए तो वो आ जाएगी E3 डेल्टा A3। इसी तरह से स्टूडेंट जो लास्ट हमारा सेगमेंट होगा जिसे हमने nth सेगमेंट का नाम दिया, अगर हम उसका फ्लक्स देखेंगे तो मैं उसको लिख सकता हूं कि फ्लक्स ऑफ द nth सेगमेंट। वो जो nth सेगमेंट है उसका क्या फ्लक्स होगा वो भी हम देख लेते हैं। अगेन उसी तरह से phi n इक्वल्स टू En डेल्टा an। हमने पूरे स्फीयर के n सेगमेंट्स बनाए और हर सेगमेंट का अलग अलग हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। बट हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हमने एक पूरे एक स्फीयर का हमने फ्लक्स मालूम करना था। इन शॉर्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बेटा टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए आपने चूंकि हर सेगमेंट का अलग से किया है, मैं उसे नाम दे देता हूं फाई टोटल, यानी कि टोटल जो है वो हर सेगमेंट का जो फ्लक्स होगा phi1 phi2 phi3 अप टू सो ऑन, और लास्ट सेगमेंट जो phi n। तो हर सेगमेंट के जो अलग फ्लक्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए वो हम उनको अगर ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट के हमारे पास पहले का जो फ्लक्स था वो क्या था, E1 डेल्टा A1। दूसरे का जो रिजल्ट निकाला था E2 डेल्टा A2। तीसरे का जो रिजल्ट आया था E3 डेल्टा A3 अप टू सो ऑन, और लास्ट का जो आया था वो क्या था, En डेल्टा AN। यहां पर बेटा मैं E1 जो है और E2 जो है, चूंकि हमने इनके ऊपर वेक्टर साइंस नहीं डाले हुए तो ये फॉर श्योर है कि ये मैग्नीट्यूड्स हैं। अगर हम देखें तो मैं यहां पर आप लोगों को लिए एक स्मॉल हिंट के तौर पर ये पॉइंट लिख रहा हूं कि जो E1 फर्स्ट सेगमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अगर एरो ना भी डालें तो भी वो मैग्नीट्यूड ही है, और अगर साइड पर 2 लाइंस लगा दें तो वो मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। E1 E2 E3 हर सेगमेंट की जो है इंटेंसिटी वो सेम है। अगर वो सेम है तो हर एक की जगह पर आप ई लिख सकते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेगमेंट हर एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे सेम है। स्टूडेंट हम अगर इंटेंसिटीज को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई, वो किसके इक्वल थी, उसका जो फाइनल रिजल्ट हमने निकाला था वो था KQ/R²। और स्टूडेंट अगर हम K की वैल्यू पुट करें तो वो क्या थी, 1/4πε0 फ्री स्पेस की मौजूदगी में Q/R²। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ε0 जो है वो भी कांस्टेंट है। तो E की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, Q पर और R पर। अगर हम अपनी इस डायग्राम को देखें तो हर जो सेगमेंट है वो स्फीयर की अगर सरफेस पर है
तो आप लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत ही आसान होगा कि सेंटर से सरफेस तक का जो फासला है, अगर हम उसे रेडियस का नाम देते हैं तो वो हर जगह पर सेम होगा, यानी कि r की वैल्यू भी चूंकि सेम है और जो चार्ज सेंटर में हमने रखा था हमने उसे भी चेंज नहीं किया, हमने तो सिर्फ सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, ना सेंटर पर मौजूद चार्ज को चेंज किया और ना सेंटर से सरफेस तक का जो फासला है वो चेंज हुआ। तो Q भी सेम है, R भी सेम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हर हिस्से का जो इंटेंसिटी होगी वहां पर, जो फील्ड की उस चार्ज Q की वजह से जो इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पर वो सेम होगी। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक E की जगह पर, यानी कि E1 की जगह पर भी आप E लिख सकते हैं इंटू डेल्टा A1, E2 की जगह पर भी E लिख सकते हैं इंटू डेल्टा A2, प्लस E3 की जगह पर भी E लिख सकते हैं डेल्टा A3 अप टू सो ऑन, और En की जगह पर भी E लिख सकते हैं इंटू डेल्टा AN। स्टूडेंट इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हर एक टर्म में अगर आप देखें तो E कॉमन है तो E कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा हमारे पास डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जितने आपने उसके सेगमेंट्स किए हैं, तो मैं उसके लिए क्या लिखने लगा हूँ डेल्टा AN लास्ट सेगमेंट जो है। अब आप मुझे एक बताएं कि अगर मैं एक चीज़ को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूं और हर हिस्से को अगर मैं दोबारा से जोड़ूं तो वो 10 हिस्से मिलकर वो ओरिजिनल चीज़ बना देंगे, यानी कि हर सेगमेंट का जो एरिया है जब आप उसे टोटल करेंगे तो हम उसे क्या लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे ये हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। बेटा अगर हम E की वैल्यू को पुट करें तो E की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो हमारे पास E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर हमें पता है किसके इक्वल होता है 4 पाई r²। इससे आप देख सकते हैं कि ये जो 4 पाई है ये इस 4 पाई से कैंसल आउट हो जाएगा, ये जो हमारे पास r² है ये इस r² से कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बचेगा, रिजल्ट में हमारे पास बचेगा Q/ε0। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है जो स्फीयर का था वो किन पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है चार्ज की मैग्नीट्यूड पर जो कि आपने उस स्फीयर के सेंटर में रखा है, और फ्री स्पेस, या हम जो कहते हैं अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम रखेंगे तो उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास ये आया कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी ज्योमेट्री का, किसी भी शेप का, वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, चार्ज पर और उसकी परमिटिविटी पर। अगर हम देखें तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। क्यों, यहाँ पर सेंटर पर अगर जो चार्ज है हम उसकी मैग्नीट्यूड को डबल कर दें तो डबल करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी तो हर एरिया का सेगमेंट बढ़ जाएगा, और अगर हर एरिया का सेगमेंट बढ़ेगा तो टोटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट के तौर पर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंस लिखने लगा हूँ, डिपेंडेंस उसकी किस पर है, पहला पॉइंट चार्ज पर, और दूसरा है जी नेचर ऑफ द मीडियम पर। और इंडिपेंडेंट अगर मैं कहूं कि इंडिपेंडेंट किसके है, कि किस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं। इंडिपेंडेंट किसके है, इंडिपेंडेंट है शेप और ज्योमेट्री, कि अगर मैं इसी स्फीयर को अगर किसी भी इर्रेगुलर शेप के अंदर रख दूं, जैसे आपकी बुक में बना भी हुआ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका बना भी देता हूं कि अगर वही हमारे पास ये स्फीयर है और उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और जो लाइंस हैं वो इसमें से पॉजिटिव चार्ज चूंकि है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इमर्ज हो रही हैं। अब वो ये कहता है कि अगर इसी ज्योमेट्री को, ये जो हमारे पास मौजूद है, इसे किसी भी इर्रेगुलर सी ऐसी शेप में रख दें
तो उस शेप की वजह से हमारे पास क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बेटा मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और ज्योमेट्री। इंडिपेंडेंट से कैसे मर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो उस पर डिपेंड नहीं करता, शेप चाहे इसकी कोई भी हो, स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो या कोई भी क्लोज सरफेस हो, तो हम कहते हैं कि उस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। क्यों? इसकी इमेजिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस स्फीयर में से देखें जो नंबर ऑफ लाइंस आउट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अगर हम इसको सिर्फ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बेटा इतनी नंबर ऑफ लाइंस अगर आप देखें तो इस शेप में से भी इमर्ज हो रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिहाजा साबित क्या हुआ कि जो फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो चेंज नहीं होती। इसलिए हम कह देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट किसके है, ज्योमेट्री के या शेप के। इसकी मैं आपको मिसाल एक लास्ट एग्जांपल देने लगा हूं, जो हम ये कहते हैं कि हर एक सेगमेंट को एक फ्लैट सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। आपने फुटबॉल देखा होगा स्टूडेंट, ये फुटबॉल है। अगर आप देखें इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट छोटे छोटे पैचेस हैं। किसी भी एक पैच को अगर आप देखें, आप कोई भी कह सकते हैं, लेट्स से हम ये कहते हैं कि दिस ग्रीन वन, इस ग्रीन वन को देखें तो ये एक छोटा सा सेगमेंट है जो इस पूरे फुटबॉल का एक छोटा सा पोर्शन है, और इतने से पोर्शन को देखें तो ये एक फ्लैट एंड है, और इस फ्लैट एंड का सरफेस एरिया का वेक्टर एरिया आसानी आप निकाल सकते हैं जो आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये फॉर द सेक ऑफ द हिंट पॉइंट मैंने आपको एक एग्जांपल दी। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।